खबर से करेंगे जो कि रामपुर से आ रही है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को पर जो है सजा सुना दी है। ये बड़ा झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को एक बड़ा झटका है। डूंगरपुर मामले में आजम खान दोषी करार हो गए हैं। बरकत अली खान को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है। ये मामला जमीन कब्जाने, तोड़फोड़ और लूटपाट के आरोप का था। गाली गलौज और फायरिंग का भी आरोप लगा था। डूंगरपुर थानागंज में ये केस दर्ज हुआ था, ये मुकदमा दर्ज हुआ था। डूंगरपुर थानागंज में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और दोषी करार दिया है। तो रामपुर से बड़ी खबर है, एमपी एमएलए कोर्ट ने यहां पर अपना फैसला सुना दिया। डूंगरपुर मामले में आजम खान दोषी करार। हमारे संवाददाता फ़हीम खान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फ़हीम, यहाँ पर ज़मीन कब्जाने, तोड़फोड़, लूटपाट के मामले में जिस तरीके से फैसला आ गया है, इस फैसले के बाद क्या कुछ लगता है आपको कि किस तरीके का फैसला है, और जिस तरीके से यहाँ पर यह भी इंतजार किया जा रहा था कि कोर्ट का क्या फैसला रहेगा? जी देखिए, मैं रवि आपको बता दूं कि ये मामला जो है जमीन कब्जाने का मामला नहीं है, बल्कि ये डूंगरपुर बस्ती में बुलडोजर चलाकर उस बस्ती को उजाड़ने का और उसमें लूटपाट करने का, उसमें मारपीट करने का आरोप था। जिसके बाद पुलिस ने इसमें 2016 की इस घटना का 2019 में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद इसमें विवेचना हुई, चार्जशीट कोर्ट के अंदर दाखिल हुई। ये 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। 3 मुकदमों में पहले फैसला आ चुका है, जिसमें 2 मामलों में आजम खां बरी किए गए थे। एक मामले में 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ था। ये चौथा मामला है जिसमें आजम खां को दोषी करार दिया गया है और आजम खां के साथ ही जो उसके जो कल आसरा कॉलोनी बनाने वाले बरकत ठेकेदार थे, उनको भी दोषी करार दिया गया है। तो अभी आजम खां को सिर्फ दोषी करार दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट कल 1 बजे इसमें सजा का ऐलान करेगी। सजा कितनी होगी और उसमें जुर्माना कितना होगा, ये कल पता लगेगा। लेकिन आजम खां की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि उन्हें दोषी करार दिया गया है। और ऐसे में क्योंकि जिस तरह से आजम खां, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और पूर्व विधायक बेटा अब्दुल्ला आजम जेल में हैं, और जेल में उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत मिली थी दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में। तो उसमें आजम खां की जो पत्नी है डॉक्टर तंजीम फातिमा, वो अभी 10 मिनट पहले ही जेल से रिहा हुई है। तो एक तरफ जहां खुशी का माहौल है आजम खां के घर में, तो वहीं कोर्ट की तरफ से कल आने वाले फैसले का भी उनके घर में या उनके समर्थकों में या सपा के लोगों में एक जो है वो खौफ भी और एक डर भी है कि कल आने वाला फैसला क्या होगा और उसमें कितनी सजा का प्रावधान होगा। क्योंकि ये तो तय हो चुका है कि वो दोषी करार दिए गए हैं, तो वो दोषी हैं और कितनी सजा, कितना जुर्माना होगा, ये कल पता लगेगा। जी बिल्कुल ठीक है आपने फ़हीम खान, इसका तो इंतजार करना होगा, लेकिन दोषी करार दे दिए हैं। बड़ा अपडेट ये है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और रामपुर से ही एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आजम खान की पत्नी जेल से रिहा हो गई हैं। तंजीन फातिमा सपा नेताओं के साथ घर को रवाना भी हो गई। 24 मई को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। बेटे अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में जेल हुई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तंजीन फातिमा सपा नेताओं के साथ घर के लिए रवाना हो गई है। आजम खान की पत्नी हैं, उनको जेल से रिहा वो हो गई हैं। 24 मई को हाई कोर्ट से उनके जमानत मिली थी। बेटे अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर तंजीन फातिमा जेल गई थी। सभी लोग बराबर से शामिल रहे हैं, यानी कि पुलिस प्रशासन, सरकार, यहाँ तक कि मुझे मीडिया से भी शिकायत है कि उन्होंने कभी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश नहीं की। जहाँ आपको जेल से रिहाई मिली है, उसी मामले में डूंगरपुर मामले में आजम खां को सजा हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहना ये चाहूँगी कि डूंगरपुर में जो मकान बनवाए गए वो सरकारी ज़मीन पर बनवाए गए और सरकारी पैसे से बनाए गए, सरकार ने बनाए हैं। उससे आजम साहब का या मेरा क्या किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो इसे आप जो आज मिला है, इससे इंसाफ मांगती है, आज मानती हैं आप जो बाहर आई हैं? जी हाँ, इंसाफ की शुरुआत तो है ही। और एक और बड़ी खबर मऊ से है, जहां पर एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर को बड़ा झटका लगा है। मऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
अरविंद राजभर को बड़ा झटका लगा है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं अरविंद राजभर। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी। घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद राजभर। मतदान के 2 दिन पहले ही यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मऊ से, जहां पर ये बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है अरविंद राजभर के लिए, जहां पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। चुनाव से 2 दिन पहले इस तरीके का इस्तीफा यहां पर अरविंद राजभर की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। जहां व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, हम तो उस दिन कहे थे जिस दिन उनकी पार्टी को छोड़े थे। समस्त कार्यकर्ताओं का, नेताओं का सुभाषपा में जो भी नेता नेतागिरी करता है वो नेतागिरी के हैसियत से थोड़े नेतागिरी करता है, मजदूर के हैसियत से सुहेल देव भारती समाज पार्टी में लोग नेतागिरी करते हैं। नहीं तो औकात होती तब 22 के गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर को और असली महाराजा सुहेल देव जी का वंशज होता तब 22 सीट इसके गठबंधन में इसको 17 सीट 22 में मिला था, लेकिन बाप बेटा तक सीमित रहा। एक भी कार्यकर्ता को उसने चुनाव लड़ाने का काम नहीं किया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का मंडल अध्यक्ष तक के पद तक कार्य किया है और न उस पार्टी को छोड़ दिया है। और क्या जानना चाहते हैं क्यों छोड़ दिया पार्टी को, आपको छोड़ना पड़ा? ओम प्रकाश राजभर जब हवाई चप्पल पहन करके और पैसेंजर ट्रेन से और ऑटो रिक्शा से चलते थे, उस समय हम पार्टी में हमको जोड़े थे राम रूप राजभर और पिलखी के एक सुरेंद्र सिंह थे। सुरेंद्र सिंह रात दिन चलते थे ओम प्रकाश के लिए और उनका गोली मार करके हत्या कर दी गई। और ओम प्रकाश राजभर सालों साल, आज कई साल बीत गया, सुरेंद्र सिंह के दरवाजे तक कभी देखने तक और हालचाल भी पूछने तक नहीं गए और हमने तभी से ओम प्रकाश राजभर को छोड़ दिया। ओम प्रकाश राजभर से झूठा, ओम प्रकाश राजभर से फरार कोई नेता नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर यहां पर आए और काफ़ी समय से आप लोग यहां पर इंतजार कर रहे थे और हम लोगों को काफ़ी विलम्ब हो गया, उसके लिए मैं आप लोगों के सामने से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं सुभाष चंद्र यादव सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अंदर राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर था और पार्टी के प्रवक्ता पद से मैंने विगत 2-4 दिनों पहले इस्तीफा भी दिया था। और यहाँ आने से पहले मुझे पता भी चला कि आप लोगों के कई पत्रकार साथियों के मोबाइल के अंदर एक व्हाट्सएप मैसेज भी आया। उस व्हाट्सएप मैसेज के अंदर ये लिखा गया है कि वो तो पहले से पार्टी से अलग हो चुके हैं, तो उनकी न्यूज़ कवर मत करिएगा, उनकी न्यूज़ मत चलाइएगा। ये तो मुझे पता चल गया। तो ये आप समझ लीजिए कि सत्ता के अंदर रहते हुए माननीय ओम प्रकाश राजभर और उनके सुपुत्र किस प्रकार मीडिया के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और वास्तविकता यह है कि अरुण राजभर जी की हैसियत क्या है। अरुण राजभर के पीछे अगर उनके बाप ओम प्रकाश राजभर का नाम नहीं होता तो अरुण राजभर जी की कोई हैसियत नहीं है। और आज वो मीडिया को डराने का, धमकाने का प्रयास कर रहे हैं कि सुभाष चंद्र यादव की न्यूज न चले। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अरुण राजभर को वास्तविक स्थिति का अवगत कराना चाहता हूं कि भैया जिस घर में बैठे हो ना तो चुपचाप बैठे रहो। आपकी हैसियत कितनी है उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह जानती है। मुझे मेरे दम से, मेरी काबिलियत से अगर एक व्यक्ति भी उत्तर प्रदेश के अंदर जान रहा है तो मेरी। और हमारे संवाददाता विनय कुमार श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। विनय कुमार, जिस तरीके से मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे को के ठीक चुनाव से पहले हमने देखा कि पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया और खुले तौर पर अब आक्रोशित भी दिखाई दे रहे हैं, कितना बड़ा झटका है ये? जी, देखा जाए तो लोकसभा चुनाव का जो पहला घोषित लोकसभा का चुनाव है जो 7वें और अंतिम चरण का है जी, इसमें जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर व सपा समाजवादी पार्टी के राजीव राय के और बीएसपी से पालकृष्ण चौहान के बीच त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है। और इस त्रिकोणीय लड़ाई के बीच में जहां सत्ता पक्ष के नेता लोग जो खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और आदित्यनाथ योगी जी का आगमन हुआ था और अन्य नेताओं का जबरदस्त आगमन चल रहा था, उस आगमन के बीच में प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के जो पहले इनके राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे, जो उनके कार्यों में बड़ा अहम भूमिका अदा करते थे, तो लोग देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें बड़ा झटका दिया है। और झटका जो दिया है तो उन्होंने एक अकेले नहीं गए बल्कि 2 दर्जन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने इस्तीफा दिया है। जी,
क्या कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? इस तरीके खबर जो कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो राजभर हैं उनका क्या कुछ कहना है? जी, आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो महेंद्र राजभर थे, यानी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर थे, उनकी अध्यक्षता में उन्हें सदस्यता दिलाई है। यानी उन्होंने अपने जो पहले दो गुल चलता था, जैसे ओम प्रकाश राजभर थे और महेंद्र राजभर जी थे, जो पहले जब टीम बनी थी इन लोगों की, तो ओम प्रकाश राजभर महेंद्र राजभर एक साथ रहते थे, परंतु आपसी जो बीच में जो खटा कहा जाए या जो राजामंदी हो, क्या बोलते, वो आपस में जो नाराजगी थी, इसको लेकर के दो खेमा बट गया था, जहां प्रकाश राजभर को लोग अलग टीम बना लिया और महेंद्र राजभर ने अपनी अलग टीम बना ली थी। तो आज महेंद्र राजभर ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है समाजवादी पार्टी के रूप में, जहां इन लोगों ने कम से कम 2 दर्जन के लगभग कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को इस्तीफा दिला करके राजी राय को बहुत आपने ठीक। विनय कुमार श्रीवास्तव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बस्ती से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गिदही पावर हाउस में तकनीकी कारणों से आग लगी है। जिले में बिजली की सप्लाई घंटों तक बाधित हो गई। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू भी पा लिया है। यह अच्छी बात है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जब यह आग लगी, इस भीषण आग के चलते कई घंटों तक यहां पर बिजली गायब हो गई। गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोग भी काफी परेशान हो गए। कोतवाली थाना क्षेत्र के गिदही पावर हाउस का ये पूरा मामला है, जहां पर कोतवाली थाना क्षेत्र में गिदही पावर हाउस पर यह आग लगी है। आग लगने से कई घंटों बिजली यहां पर गुल रही, लेकिन यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम को सफलता मिल गई है। आग पर काबू पा लिया गया है। और गोंडा से है अगली बड़ी खबर, जहां पर काफिले में चल रही गाड़ी से हादसा हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण के काफिले में चल रही एक गाड़ी से हादसा हो गया। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी चालक ने 3 लोगों को रौंदा, जिसमें हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक घायल का अभी इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति जो घायल है उसका इलाज चल रहा है। अभी पुलिस ने यहाँ पर अपनी कार्रवाई कर दी है। काफिले में जिस गाड़ी से ये हादसा हुआ, उस गाड़ी के जो चालक था उसको हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण का काफिला चल रहा था और उसी काफिले में एक गाड़ी ने ये हादसा किया है। एक्सीडेंट के बाद हमारे गांव निंदूरा खबर गई। निंदूरा 4-5 किलोमीटर दूरी छतईपुरवा के पास जब हम वहां पे पहुंचे भाग दौड़ के, तो वहां पे गाड़ी टूटी फूटी पड़ी थी, रोड पे खून पड़ा हुआ था। लोगों से हमने पूछा कि इधर क्या हुआ है, हमारे घर के बच्चे चोट लगी है। तो लोगों ने बताया आप सरकारी अस्पताल जाइए, वहाँ पे बच्चे गए हैं। तो हमने पूछा ये गाड़ी किसकी है, तो पता चला ये करण भूषण का काफिला जा रहा था 4-5 गाड़ियों का। वो ओवरटेक में दोनों बच्चों को उड़ा दिए, उधर ही मौत हो गई। जब हम अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया ये तो ख़त्म हो चुके हैं, अब इसमें पुलिस की कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई जो होगी आप लोग करवाइए, उसमें सपोर्ट करिए। अभी आप लोग हमें बताइए कि हमारे घर के 2 इकलौते बच्चे दोनों चले गए, अभी आप लोग हमें इंसाफ दिलाइए। हमने मुकदमा लिखवा दिया है, FIR हो गया है, FIR की कापी भी हमारे पास है। मुकदमा देख लीजिए, जो भी लिखा गया हमें नहीं पता, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा कि हम क्या लिखवाएं और क्या देखें, क्योंकि हमारे इकलौते बच्चे चले गए हैं दोनों ये 20-22 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहराइच में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कों और बाजारों पर सन्नाटा पसरा है। ऐसे में व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दुकानदारों का कहना है कि गर्मी के कारण ग्राहक दुकान पर नहीं आ रहे हैं, जिसका असर बिजनेस पर भी सीधे तौर पर दिखाई देने लगा है। बच्चों को लोग बाहर न निकालें, शाम में ही निकालें, दोपहर में नहीं निकालें, और लोग अपने कम से कम पिए का लोग रखें कि पानी की बोतल साथ में जरूर रखें जब बाहर निकलें। और क्या कहना चाहेंगे? यही है कि सर गर्मी बहुत पड़ रही, तो थोड़ा सा एहतियात बरतें, पर गर्मी के लिए घर से बाहर नहीं। ज़्यादा इस समय गर्मी हो रही है, तबीयत बहुत परेशान है, प्यास बहुत भी ज़्यादा लग रही है और तापक्रम लगता है कि 45 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। पक्षी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, लगता है कि सब खत्म ही हो जाएंगे।
और बहुत ही दुर्दशा। बहराइच में बहुत पड़ रही है, 43 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। ये भरी टीन में हम लोग नीचे बैठे हुए हैं, कस्टमर कोई भी रोड पे नहीं आ रहा है। रोड देख लीजिए एकदम सन्नाटी पड़ी हुई है। गर्मी बहुत है इस समय, गर्मी में न कस्टमर है न कुछ है, लेकिन गर्मी की वजह से 45 डिग्री टेम्परेचर की वजह से इंसान निकलना नहीं चाह रहा है। बहुत परेशानी हो रही है गर्मी, धूप की वजह से बहुत परेशानी से हो रही है। लखीमपुर खीरी के निघासन ब्लॉक के गुलहरिया पत्थर शाह ग्राम पंचायत के डांगा गांव में लाखों की लागत से नाले का निर्माण हो रहा है। आरोप है कि नाला निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र पंचायत निधि से नाले का निर्माण किया जा रहा है। ये नाला बहुत गंदा बन रहा है। ईंटें इसमें सामग्री बहुत कच्ची लग रही है। कौन सा ईंटा लगाया जा रहा है? ईंटा तो पीला लगाया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक बन रहा है ये नाला? ये नाला वो रोड से पीछे से चौराहा तक बन रहा है। कहाँ, डांगा में? डांगा में बन रहा है। कितनी लाख, कौन बनवा रहा है? ये पता नहीं कौन, ये जगह प्रधान बनवा रहा है। समस्या ये है कि नाला जो है ये पास हुआ हमारा, तो इसमें जो है सब सामग्री जो है घटिया क्वालिटी की लग रही है। इसमें ना तो ईंटा सही है, ना इसका मसाला कोई नाप जोक है इसमें। बस लेके आते हैं, मतलब कोई नाप ही नहीं है कि क्या पता नहीं कितनी सीमेंट डाल रहे हैं, कितनी गिट्टी मोरंग डाल रहे हैं, कितनी मोरंग पड़ रही कि नहीं पता नहीं। मोरंग डालते हैं या नहीं। फिलहाल तो मसाला बिल्कुल आपने देखा वो बारू के जैसा, 3 दिन का मसाला पुराना, जो बारू ऐसे मीस दो जो बारू जैसे हो जाता है, बालू जैसा। क्या चाहते हैं आप? चाहते यही है कि इसमें सामान अच्छा लगे, क्वालिटी अच्छी लगे, क्योंकि ये हर बार थोड़ी ना बनेगा, एक ही बार बनेगा ये। और बाय चांस ये आगे चल के अभी एक साल में ख़राब हो गया तो दिक्कत हम लोगों को होगी। इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता शहनवाज गौरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहनवाज, जिस तरीके से यहाँ पर घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जा रहा है, ग्राउंड पर हकीकत क्या है और जिस तरीके का आरोप है, क्या उसके बाद जिम्मेदारों ने कोई सुध ली है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि निघासन ब्लॉक के गुलहरिया पत्थर शाह ग्राम पंचायत के डांगा गांव का मामला है, जहां पर लाखों की लागत से नाले का निर्माण कार्य हो रहा है। निर्माण कार्य में जो ईंटा लगाई जा रही है वो पूरी तरीके से पीला ईंटा लगाई जा रही है, जिसको लेकर वहां के जो ग्रामीण हैं उन्होंने रोष जताया है। आप वीडियो में साफ तौर पर लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो पीला ईंटा है वो टूट रही है। इसके अलावा जो सीमेंट है उसमें भी समझौता किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ठेकेदार पर लोग आरोप लगा रहे हैं और ये क्षेत्र पंचायत निधि से नाले का निर्माण कराया जा रहा है, तो लोगों में आक्रोश है। जी ठीक है, आपने शहनवाज, और देखिए लोगों ने वीडियो भी बनाई। वीडियो के जरिए उन्होंने बताया है कि किस तरीके से घटिया सामग्री इस्तेमाल की जा रही है। तो जिन ठेकेदारों पर आरोप है, क्या उसके बाद कोई जो संबंधित जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कुछ कहा गया है? देखिए, ऐसे मामलों में ठेकेदार पर कोई कार्रवाई न किया जाना, और यही वजह है कि लगातार इस तरीके के मामले सामने आते हैं। जहां पर सरकारी निर्माण कार्य होता है वहां पर जरूर भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है, लेकिन इन पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है जो जिम्मेदार हैं वो उनकी कहीं ना कहीं मिलीभगत शामिल होती है, और यही वजह है जो ग्रामीण आवाज तो उठाते हैं लेकिन उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं होता, और लगातार भ्रष्टाचार के मामले इस तरह के सामने आते रहते हैं। जी ठीक है शहनवाज गौरी, आपने विस्तार से जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे। ललितपुर में साल 2021 में आंगनबाड़ी की भर्ती निकाली गई थी। इन्हीं भर्तियों के नाम पर कुछ लोगों ने लाखों रुपए ठगने का काम किया। जिले की लगभग 37 महिलाओं को यहां पर उनके साथ ठगी की गई। इसको लेकर पीड़ित महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने 2 लोगों पर लाखों रुपए ठगने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी बताया है कि फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बनाकर उन्हें थमा दिए गए। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए 1 लाख की धनराशि और सुपरवाइजर के लिए 1.5 लाख रुपए की धनराशि ली गई। हमने लगभग हमारे हो गए 20 या 25 लोग लगभग कुछ उन्हीं के हैं। अच्छा, पहले आपने इन 20-25 लोगों से आपने पैसा लिया। आपने किसको दिया पैसा? बसंत राज गुप्ता को दिया। इन्होंने आपको जो ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं वो उनका जानकारी की, आपको कानपुर बुलाया गया, कानपुर हम लोग कानपुर गए, सभी लोग कानपुर ज्वाइनिंग लेटर के हिसाब से, तो ज्वाइनिंग लेटर के हिसाब से वहाँ पता ही नहीं मिला हम लोगों को।
पर हम वहाँ से वापस आए, हम लोग सभी लोग हम आए तो उनके घर गए। बसंत राज बोले के अरे यार वो अभी हमसे चेक ले लो और अब चुनाव के बाद फिर हो जाएगा तुम्हारा। हम उसको जानते हैं, हम आपको जानते हैं, हम सिर्फ आप ही के खिलाफ कर सकते कार्रवाई। तो ये हम शिकायत पत्र लिए हुए हैं जो आज हम एसपी साहब को देंगे इनके खिलाफ। अब आगे कानूनी कार्रवाई जो होगी। कितने लोग थे आपके और किस बात की नौकरी थी? जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पोषाहार जो होता है उसकी नौकरी थी। तो आपने किसकी नौकरी लगवाई थी अपनी? हमने अपनी पत्नी के लिए सुषमा के लिए किया था। और कितने लोग हैं आपके गांव के? हमारे यहाँ से 4 लोग हैं, हमारे मित्र हैं, और बाकी के टोटल लोग हैं 37 लोगों के साथ फ्रॉड किया है इन लोगों ने। धोखाधड़ी हुई कुल मिला के हम लोग एक चक्र भी बना के फंसाया गया है हम लोगों को। हमारे लिए आंगनबाड़ी की योजना बताई गई थी, उसमें उन्होंने मतलब हमसे 1-1 लाख रुपए लिए हैं। किसने लिए हैं पैसे? बसंत राज गुप्ता ने। बंटू नाम से उनको जानते हैं। कितने पैसे लिए आपसे? 1 लाख रुपए। कब लिए थे ये उन्होंने 4 साल पहले 2021 में जी मतलब उन्होंने हमसे फॉर्म भरवाया और इसमें उन्होंने बहुत सारे मतलब फ्रॉड किए हम लोगों को। और जी वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये लिए मार्कशीट के लिए, और फिर दोबारा करवाया था जो उसमें भी लिए उन्होंने 2500 रुपये लिए। संभल के बहजोई थाना क्षेत्र में परिषदीय विद्यालय में तैनात महिला शिक्षिका से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। महिला ने बताया कि एक युवक कई बार उनके साथ छेड़छाड़ कर चुका है, जिसकी शिकायत अब उन्होंने एएसपी साउथ से कर दी है। वहीं एसपी के निर्देश के बाद आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही एसपी ने महिला शिक्षिका के घर पर सुरक्षा कर्मी को भी तैनात किया है। बहजोई की एक महिला ने एक युवक के ऊपर घर में घुसकर छेड़छाड़ एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़िता की तहरीर के आधार पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है तथा अभियुक्त युवक को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय की हिरासत में भेजा जा रहा है। कन्नौज पुलिस ने खोए हुए करीब 40 लाख रुपए के 240 मोबाइल बरामद किए हैं। एसपी अमित कुमार आनंद ने सभी मोबाइल उनके मालिकों को लौटा दिए, जिससे उनके चेहरे खिल उठे। बताया गया है कि सर्विलांस और साइबर टीम ने एसपी के निर्देश पर मोबाइलों को ढूंढा है। हमारी जनपद कन्नौज की सर्विलांस टीम एवं साइबर थाना टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए ऐसे मोबाइल जो लोगों के खो गए थे, जिनकी एप्लीकेशन साइबर थाना या थानों पे प्राप्त हुई थी, उनको बरामद किया गया है। कुल 240 मोबाइल बरामद किए गए, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए होगी। आज उन सभी मोबाइल ओनर्स को ये मोबाइल वापस किए गए और हमारी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। लोगों में बहुत उत्साह है कि उनका जो खोया मोबाइल है उन्हें वापस प्राप्त हुआ। मैनपुरी में 1 महीने पहले हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी विनोद कुमार के मुताबिक मृतक की प्रेमिका ने अपने पहले प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया और शव को तालाब के पास फेंक दिया। एक डेड बॉडी नानमई में मिली थी, जिसपे गंभीर चोटों के निशान थे। उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी और जो मृतक नरेंद्र है उसके लड़के पवन कुमार की तहरीर पर 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें ये ब्लाइंड केस था। इसके लिए सर्विलांस और प्रभारी निरीक्षक करहल के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई थी, जिसमें इन्होंने तकनीकी विश्लेषण और पता रशी सुराग रशी गहनता से करके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक मनु देवी है जो ग्राम नानमई की रहने वाली है और दूसरा ऋषि कुमार जो करहल का रहने वाला है। इन लोगों ने गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये महिला के जो मनु है इसके अवैध संबंध एक अभय उर्फ फूरा है जो गड़िया का रहने वाला है।